एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस, उसमें हम लोग अब अपना अगला चैप्टर शुरू करते हैं। वैसे ये जो चैप्टर नंबर 9 है ये पहले की बुक में था, अभी जो रैशनलाइज्ड है उसमें चैप्टर नंबर 8 है, और जो पिछला चैप्टर हमने किया था उसमें मैंने चैप्टर नंबर 8 लिखा था, पर वो चैप्टर नंबर 7 है मोशन। तो एक बार आप देख लीजिएगा। अब ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे के फिज़िक्स के लिए भी। जब 11th में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो में साइंस डिवाइड होगी तो वहाँ पर फिज़िक्स में भी फिर आपके डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं। जैसे मैथ्स में अरिथमेटिक होता है, अलजेब्रा होता है, ज्योमेट्री होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है, कैलकुलस, ऐसे करके। वैसे जो फिज़िक्स होता है उसमें भी आपके मैकेनिक्स होता है और ऑप्टिक्स होता है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स होती है। ये सब हमें पढ़ना है। जो आईआईटी वगैरह की जब आप तैयारी करिएगा पीसीएम से, या फिर आप पीसीबीएम से भी अगर आप तैयारी करिएगा, तो इसमें जब आप फिज़िक्स को देखिएगा तो फिज़िक्स का जो कोर कॉन्सेप्ट होता है वो कोर कॉन्सेप्ट मैकेनिक्स का आपका इसी से गुजरता है, मतलब इससे ही वो होता है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से स्टडी किया जाता है। अब 9th क्लास में हमें इसमें बेसिक्स तो पढ़ना है, पर आप एनसीईआरटी देखिए तो बेसिक से कुछ थोड़ा और ज़्यादा भी समझना है। पर फिर भी हम लोग इसको बहुत ही बेसिक में ही देखेंगे, है ना। जितना एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो एक बार हम लोग इसको शुरू करते हैं। क्लास 1 में सब एनसीईआरटी के नोट्स हैं। व्हाट कॉजेज मोशन, हमने देखा पिछले मोशन जब हम लोग पढ़ रहे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन में कि एक्सेलरेशन इतना है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, फाइनल वेलोसिटी इतनी है। पर ये मोशन को कॉज कौन करता है? ठीक है, मोशन कौन कॉज करता है? वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, जो स्पीड हमने देखा टाइम के संग चेंज होती है। ठीक है, स्पीड चेंज होती है समय के साथ। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होती है समय के साथ, तो उसको हम लोग वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन आता है। तो क्यों ऐसा एक्सेलरेशन आता है? डू ऑल मोशंस रिक्वायर अ कॉज, क्या सब मोशन होने के लिए कोई कॉज चाहिए, है ना। इफ़ सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कॉज, अगर ऐसा है तो फिर उस कॉज का नेचर क्या, मतलब वो कैसा कॉज है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। तो हम डेली लाइफ में देखते हैं, अगर हमें कुछ चीज़ को शुरू करना है तो हम लोग थोड़ा उसको पुश करते हैं या कोई एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, हमें पेन भी उठा के यहाँ से यहाँ रखना है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ऐसे उठाते हैं, एफर्ट लगाते हैं और फिर ऐसे रख देते हैं। कॉपी को अगर घिसकाना है तो पुश करते हैं, और किसी चीज़ को रोकना है तो हम लोग उसको रोकने के लिए भी कुछ करते हैं, कुछ एफर्ट लगाते हैं। जैसे बॉल आ रही है, उसको रोकने के लिए हम लोग हाथ आगे रखते हैं तो बॉल को थोड़ा फोर्स सा लगता है ना, तो एफर्ट लगता है। तो यही जो एफर्ट होता है उसी को हम लोग देखते हैं, उस चीज़ को फोर्स कहते हैं। तो ये जो एफर्ट होता है वो क्या क्या कर सकता है? इट कैन पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, तो जो अभी मोशन में नहीं है वो मोशन में ला सकता है। थोड़ा अगर हम लोग ढकेलेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को वो रोक सकता है, और एक डायरेक्शन भी चेंज करता है जो हम लोग देखेंगे। तो उसी एफर्ट को हम लोग बोलते हैं फोर्स। जनरली मस्कुलर एफर्ट, तो डेली लाइफ में हम लोग मस्कुलर एफर्ट देखते हैं जो हम लोग हाथ पैर से काम करते हैं, चाहे हम लोग पुश करते हैं, पुल करते हैं या हिट करते हैं, तो इसे हम फोर्स कहते हैं। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के पास होती है। वी कैनॉट सी अ फोर्स बट वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। तो हम लोग फोर्स को देख नहीं सकते, है ना, लेकिन उसका इफेक्ट दिख सकते हैं। जैसे कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई चीज़ अचानक रुक गई, तो उसमें फोर्स लगा है। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। तो हम लोग सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है, जब एक फोर्स अप्लाई हुआ, फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते, उसके इफेक्ट्स को हम लोग देख सकते हैं कि उस फोर्स के कारण क्या हुआ। अगर ये बॉडी मूव की है, उसका इफेक्ट आया, किसका इफेक्ट, तो फोर्स का, तो ज़रूर कोई फोर्स लगा होगा। मूविंग बॉडी रुक गई है, वेलोसिटी चेंज हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन तो हो गई, लेकिन उसको कॉज कौन किया, तो मतलब एक फोर्स लगा होगा उसमें, तभी मूविंग बॉडी रुक गई है। तो पुशिंग, पुलिंग एंड हिटिंग, ये तरीका होता है वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। द ऑब्जेक्ट्स मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम, तो हम लोग उन पे एक फोर्स लगाते हैं। अ फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो क्या फोर्स से हम लोग मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग फास्टर मतलब ज़्यादा तेज़ी से मूव करवा सकते हैं, उसको धीमे से मूव करवा सकते हैं, स्पीड उसकी घटा बढ़ा सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। दूसरा फोर्स क्या कर सकता है, चेंज द डायरेक्शन, तो उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकता है फोर्स। तो अगर डायरेक्शन चेंज हुआ है तो भी हम वहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ पर फोर्स अप्लाई हुआ है।
और तीसरा चेंज द शेप एंड साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज और शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर साइज और शेप चेंज हुआ है तो उस पर फोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारे पास एक रिंग है, क्लास 11th में हमें इसे अच्छे से पढ़ना है, रिंग के बारे में, स्प्रिंग फोर्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग है उसको अगर हम लोग दोनों तरफ से ऐसे फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। तो ए स्प्रिंग एक्सपैंड्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आगे बढ़ते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो धीरे धीरे हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा रहे हैं। 11th फिर बहुत अच्छे से आप लोग को ये सब पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल पे एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के पास दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग लगी हुई है, इधर x लगी हुई है, इधर y लगी है। तो ये स्ट्रिंग x है और ये स्ट्रिंग y है। अब जब हम स्ट्रिंग y को पुल करेंगे, इसको कुछ पुल नहीं करेंगे, ऐसे ही है। तो जब स्ट्रिंग y को हम लोग पुल करेंगे तो ये ब्लॉक क्या है, लेफ्ट में चला जाएगा। जब हम स्ट्रिंग y को पुल करेंगे तो ब्लॉक मूव्स टू लेफ्ट, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर स्ट्रिंग x को पुल करते हैं तो ब्लॉक मूव्स टूवर्ड्स राइट, है ना, x की तरफ, है ना, इस डायरेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। अब अगर फोर्स एफ एक्स इज इक्वल टू फोर्स एफ, मतलब इफ एफ एक्स मतलब फोर्स इन एक्स, मतलब स्ट्रिंग एक्स डायरेक्शन में मान सकते हैं, इज इक्वल टू फोर्स ऑन स्ट्रिंग वाई, मतलब वाई इधर, ठीक है। तो अगर फोर्स ऑन एक्स, तो एक्स स्ट्रिंग इस धागे पे इधर फोर्स लगेगा और इधर भी फोर्स लगा है दूसरी तरफ से, तो क्या होगा, ये रेस्ट पर ही रहेगा, ना ये एक्स की तरफ जाएगा ना वाई की तरफ जाएगा, ये बीचों बीच क्या होगा, रुका रहेगा, ठीक है। कब रुका रहेगा, जब दोनों का फोर्स इक्वल होगा। अगर इधर ज़्यादा ज़ोर से फोर्स लगाए, इधर कम लगाए, तो ये फिर से इधर की तरफ चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि फोर्स जिस तरफ ज़्यादा लगेगा बॉडी उधर ही मूव करेगा। जैसे जब हम लोग सिर्फ एक्स धागे को खींच रहे थे, इधर तो कोई फोर्स ही नहीं लगा, तो ये आराम से इसकी तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। जब हम लोग वाई धागे को खींच रहे थे तो ये फोर्स इधर डायरेक्शन में लगा, लेफ्ट में, तो ये आराम से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। पर अगर इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो और मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो ये बीच में ही रहेगा, ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर अपोजिट डायरेक्शन तो है पर मैग्नीट्यूड एक्स का ज़्यादा है तो ये अभी भी क्या होगा, इधर चलेगा, क्योंकि नेट फोर्स आपका एक्स डायरेक्शन में लग जाएगा, एक्स स्ट्रिंग के डायरेक्शन में लग जाएगा, ठीक है। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, मतलब स्ट्रिंग एक्स पे जो फोर्स है और स्ट्रिंग वाई पे जो फोर्स है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स विद इक्वल फोर्सेस, तो उसी को हम लोग बैलेंस फोर्स कहते हैं। और इसके कारण ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, इट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो उसका पहले स्टेट क्या था, रेस्ट था। इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्टेट नहीं बदलेगा, बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। तो हमें अनइक्वल फोर्स मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना होगा, तभी एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट बदले। स्टेट मतलब रेस्ट या मोशन हम लोग मान के आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि अगर फोर्स एक्स पे ज़्यादा है फोर्स वाई पे, मतलब इधर ज़्यादा बड़ा फोर्स लगा और इधर कम फोर्स लगा, तो ये जीत जाएगा इन द सेंस कि जो ब्लॉक है वो इधर चला जाएगा। ऐसे टग ऑफ वॉर में जब रस्सी का खेल होता है तो एक तरफ एक टीम होती है, एक तरफ दूसरी टीम होती है, तो ऐसे ही कुछ वहाँ पर भी होता है, किधर से फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ वाई, तो ऑपोजिट फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट है। द ब्लॉक विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उसकी तरफ मूव करेगा। एक्स की तरफ ज़्यादा है तो एक्स स्ट्रिंग के डायरेक्शन में मतलब राइट में मूव करेगा, और अगर वाई में ज़्यादा होता तो वाई की तरफ मूव करता। नाउ द फोर्सेज आर नॉट बैलेंस्ड, तो एक की तरफ फोर्स ज़्यादा है एक की तरफ कम है, तो फोर्सेज बैलेंस्ड नहीं है, इसी को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन द ब्लॉक मूव्स, तो जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा उसी डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स एक्ट करता है। तो इस केस में जो ब्लॉक है वो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके बाद अगर एफ वाई ग्रेटर देन एफ एक्स होता तो द ब्लॉक मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट, तो जो ब्लॉक है वो लेफ्ट की तरफ चलता, लेफ्ट की तरफ फोर्स ज़्यादा है। एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इट इन मोशन, तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है और वो इस ऑब्जेक्ट को मोशन पर ले आएगा, है ना। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स हमें चाहिए मोशन में। तो जब भी मोशन हो रहा है कहीं पर तो हम समझ जाएंगे एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर मोशन नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं कि उस पर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, बैलेंस्ड फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जब दोनों फोर्स सेम होगा तो फोर्स तो एक्ट कर रहा है एफ एक्स और एफ वाई, पर फिर ब्लॉक क्यों नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि उसमें बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पुशिंग अ बॉक्स ऑन अ रफ सरफेस। तो मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स है, अलमारी या कुछ है, अगर हम लोग यहाँ पर उसको ढकेलें
तो वो आगे मूव नहीं करता है। तो हमारे फोर्स का हुआ क्या, हमने कुछ फोर्स तो अप्लाई किया लेकिन फिर भी वो बड़ी सी जो अलमारी है वो मूव नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो इसलिए मूव नहीं कर रही है क्योंकि कोई उसको बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि हमने देखा कि कोई चीज़ मूव करती है तो उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। हम उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं तो सिर्फ हमारा फोर्स नहीं है, क्योंकि रफ सरफेस है तो रफ सरफेस में एक फोर्स आता है जिसका नाम होता है फ्रिक्शन। ये आपका रफ सरफेस है, फ्रिक्शन आता है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, जिस दिशा में हम फोर्स लगा रहे हैं राइट में, तो वो लेफ्ट में फोर्स अपने आप लग जाता है, कोई लगाता नहीं है, नेचर होता है, वो अपने आप लग जाता है फोर्स, ठीक है। तो वो फोर्स क्या करता है, इसको बैलेंस कर देता है, तो फिर से नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो आपका ये मूव नहीं करेगा। तो ये पुशिंग फोर्स है, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, बॉटम ऑफ द बॉक्स और रफ सरफेस, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन काम करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए ब्लॉक मूव नहीं होगा। फॉर अ स्मॉल फोर्स, अगर हम लोग स्मॉल फोर्स लगाए, द बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश। तो हमारा पुश इस डायरेक्शन में था, फ्रिक्शन अपोजिट एक्ट किया, तो जो बॉक्स है वो मूव नहीं करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स अराइज बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, जैसे यहाँ पर बॉटम ऑफ द मतलब जो बॉक्स है एंड रफ सरफेस, जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप एक्ट करता है। इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड फ्लोर्स रफ सरफेस, फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंसेज द पुशिंग एंड द बॉक्स देयरफॉर डज नॉट मूव। तो जो फ्रिक्शन है वो जो पुशिंग फोर्स है उसको बैलेंस करता है, बॉक्स को हम कह सकते हैं, बॉक्स पे जो पुशिंग फोर्स है उसको बैलेंस करता है, इसलिए जो बॉक्स है वो मूव नहीं करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स एंड द बॉक्स देयरफॉर, या फिर एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। अगला है व्हेन एफ पुशिंग फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका एक वैल्यू होता है, 11th में हमें इसके बारे में देखना है क्या वैल्यू होता है। तो इसका एक वैल्यू होता है, कोफिशिएंट होता है, जिसके अनुसार निकाला जाता है कितना फ्रिक्शन फोर्स है, तो उसको मूव करने के लिए हम लोग को उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो व्हेन एफ मतलब पुशिंग फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, द बॉक्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ पुशिंग फोर्स। तो क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है वो हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स की तरफ होता है। तो अभी तक फोर्स बैलेंस था, ठीक है, लेकिन जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाया गया तो जिस तरफ लगाया गया वहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स आ गया, ठीक है। तो जो मूवमेंट होता है वही अनबैलेंस्ड फोर्स की दिशा में या फिर एक्सटर्नल फोर्स की दिशा में होता है। तो व्हेन फोर्स ऑफ मतलब पुशिंग फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, द ब्लॉक या बॉक्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ पुशिंग फोर्स, देयर इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स एंड हेंस द बॉक्स स्टार्ट मूविंग। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 1 पूरा किया। बहुत ही बेसिक में क्या, इसका बहुत ही कॉन्सेप्ट्स है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग तरह के कंपटीशन के, एनसीईआरटी के, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें अभी नहीं देखने, 11th में इसको स्टडी करना पड़ता है। अभी हम लोग बेसिक में आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा फोर्स गया का, तो हमारा फोर्स बैलेंस हो गया फ्रिक्शन फोर्स से, इसलिए मूव नहीं हो पा रहा है। जब ज़्यादा लोग को हम लोग बुलाते हैं तो वो अच्छे से मूव हो जाते हैं, या हम ही कुछ जब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने में तो वो मूव होने लगता है। तो क्लास 2 में हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे राइडिंग ऑफ बाइसाइकिल। इसमें भी कुछ हम लोग फ्रिक्शन और कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे ताकि हम समझ पाएँ। बहुत ही बड़ा ब्रांच होता है मैकेनिक्स, और मोशन भी उसी में आता है। पहले मोशंस पढ़ाया जाता है, फिर इसमें लॉज ऑफ मोशन, और फिर आगे पढ़ते हैं। तो ये सब मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है एनसीईआरटी के, आप उसको अच्छे से रीडिंग करिएगा और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।